तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपने प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस के ऊपर। इस क्लास में भी हम उसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में आपने जो जो बातें सीखी हम उनको एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आगे की चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे आज की क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी बुक के चैप्टर नंबर 9, साइंस की बुक के चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम बल तथा गति के नियम पढ़ते हैं। तो मैं आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बता रहा हूँ। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी कि जो गति के नियम हम पढ़ते हैं वो न्यूटन के नियमों, हम उनको न्यूटन के गति के नियम भी कहते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, इसकी जो कहानी है ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो स्टोरी है डियर स्टूडेंट्स, वो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको मैं थोड़ा सा स्टोरी सुनाता हूँ ताकि आपको ये चीज फ्लो में आए। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ और न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जो है उनकी स्टोरी की। ठीक है, तो देखिए न्यूटन की जो लॉ की स्टोरी है ना, वो न्यूटन का नाम उस स्टोरी में आता ही नहीं है। वहां पर आता है गैलीलियो का नाम। अब गैलीलियो का नाम जो है आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने क्या पता सुना हो और क्या पता नहीं सुना हो। ठीक है, तो जो गैलीलियो है, गैलीलियो ने स्टार्ट किया था ये लॉज ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करना। माना यह जाता है कि जो न्यूटन का एक्चुअल जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, वो एक्चुअल में उसकी जो फाउंडेशन है, वो जो डिराइव हुआ है, वो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से हुआ है। ठीक है, समझते हैं गैलीलियो ने क्या क्या बातें बताई थी अपने एक्सपेरिमेंट्स में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे दो स्लोप्स लिए, ऐसे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से इन्होंने दो स्लोप्स लिए। अब इन स्लोप्स की इन्होंने परिभाषा ये रखी कि ये स्लोप्स जो है फ्रिक्शनलेस होने चाहिए, यानी घर्षण रहित होने चाहिए। ठीक है, इन स्लोप्स के ऊपर जो है फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए और इनको इन्होंने इस तरीके से रखा, एक स्लोप इधर एक स्लोप इधर, देख रहे हैं आप। अब इन्होंने क्या किया, एक बॉल ली, एक कांच की बॉल ली इस तरीके से, और ये कांच की बॉल भी जो थी, ये कांच की बॉल भी क्या थी, फ्रिक्शनलेस थी। मतलब इसका जो मटेरियल था वो ऐसा था कि चिकना ये काफी ज्यादा होना चाहिए ताकि ये स्मूथली जो है इस सरफेस पर जाए। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस बॉल को यहां से छोड़ा, ये ऐसे गई और फिर ये इसके ऊपर चढ़ गई, है ना। अभी समझते रहिए। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो ये वाली हाइट थी इसको तो इतना ही रखा, इधर वाली हाइट को तो इतना ही रखा, इधर वाले स्लोप को थोड़ा सा और बढ़ा दिया इस तरीके से। पहले ये ऐसे था, अब इन्होंने इसको थोड़ा और ऐसे कर दिया। फिर उन्होंने यहाँ ऊपर से बॉल जो है लुढ़काई और फिर देखा ये बॉल यहाँ ऊपर तक चढ़ गई। ऐसे इन्होंने ऐसे करते करते हाइट जो है, पहले ऐसे हाइट थी, ऐसा स्लोप था, फिर उसके बाद उसको ऐसे 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 डाउन करते गए। लास्ट में इन्होंने जो क्या काम करा, लास्ट में इन्होंने स्लोप को बिल्कुल खत्म ही कर दिया ऐसे, मतलब स्लोप पूरा ऐसा हो गया प्लेन। अब की बार इन्होंने यहाँ से बॉल लुढ़काई और ये बॉल जो है लुढ़कती हुई चली गई, लुढ़कती हुई चली गई इन द सेंस कि वो रुकी नहीं। ठीक है, यहां पर गैलीलियो ने क्या देखा, जिस ऊंचाई से इन्होंने बॉल को छोड़ा था, जिस ऊंचाई से इन्होंने बॉल को छोड़ा था उसी ऊंचाई तक बॉल चढ़ रही थी। जिस ऊंचाई से यहाँ पे छोड़ा उसी ऊंचाई तक बॉल जो है चढ़ रही है। जब इन्होंने यहाँ पर हाइट जो 0 कर दी, मतलब स्लोप पूरा प्लेन कर दिया, तो ये बॉल लुढ़कती हुई चली गई। तो इस बॉल ने जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर कर दी, ये इस तरीके से जो है लुढ़कती हुई चली गई। तो ये था गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट। इसमें गैलीलियो ने क्या बात बोली थी, इसमें गैलीलियो ने ये समझाया था कि अगर कोई सामने से आकर के इस बॉल को ना रोके, सामने से आकर के इस बॉल को ना रोके, तो ये बॉल रुकेगी नहीं, तो ये बॉल जो है रुकेगी नहीं। बात समझ गए आप। यही चीज न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक्सप्लेन करी। वो चीज क्या थी, वो चीज थी लॉ ऑफ इनर्शिया भी उसको कहते हैं हम। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी उसको कहते हैं। अब लॉ को थोड़ा मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था। ठीक है, मैंने अच्छा एक बात आपको और बताई थी कि जो न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है उसका आप क्या बोलते हैं, आपको ये पता है, काफी सारे लोग ये जानते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो आप ये जानते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। व्हाट डज न्यूटन लॉ से, मतलब आप उनके स्टेटमेंट याद कर लेंगे, लॉ याद कर लेंगे, लेकिन आप क्या नहीं कर पाएंगे कि उनका क्या मतलब है, व्हाट दे मीन, वो हमारे लिए क्यों यूजफुल है, हम क्यों पढ़ रहे हैं उन्हें, उनका वास्तविक जो हमारी डेली लाइफ में उसमें क्या मतलब है, ये हम नहीं समझते। हम समझ पाते हैं, हम फटाफट से न्यूटन के लॉज को याद कर लेते हैं, तीनों लॉ, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है।
इजी काम है याद करना। तो हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल इससे बचने के लिए ये काम कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और कहानी खत्म। लेकिन जब आप उन्हें समझेंगे तो न्यूटन के लॉज का असली मतलब आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको आज वो चीज समझाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के जो लॉज हैं मोशन से रिलेटेड, वो 3 लॉज हैं। न्यूटन के जो लॉज हैं वो 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के। आप इन स्टेटमेंट्स को मत देखिए, वन बाय वन मैं स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन भी करूंगा और आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। फर्स्ट लॉ में अगर हम बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया को भी कहा जाता है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी प्रीवियस क्लास में कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मतलब 2 चीजें ध्यान रखना, एक इनर्शिया और एक फ्रिक्शन, एक इनर्शिया और एक फ्रिक्शन, एक जड़त्व और एक घर्षण, एक जड़त्व और एक घर्षण। इनर्शिया को हम हिंदी में कहते हैं जड़त्व और फ्रिक्शन को हम कहते हैं घर्षण। अगर आप इन 2 चीजों को समझ गए तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन की जो गति का पहला नियम है उसको आप इजीली समझ जाएंगे, उसमें आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट ये है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन। मतलब जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी और जो चीज मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा। कब तक, कब तक? तो इन्होंने कहा है अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब कि जब तक उस पर असंतुलित बल काम ना करे। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में आपको लेकर जाना चाहूंगा क्लास 8th में, और क्लास 8th में आपने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का कॉन्सेप्ट देखा था। बैलेंस्ड यानी कि संतुलित बल, अनबैलेंस्ड यानी कि असंतुलित बल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स कौन सा होगा, वो फोर्स अनबैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब, सपोज आप एक रस्सी को पकड़े हुए आपने और 2 लोग इस रस्सी को दोनों तरफ से खींच रहे हैं। अगर इस तरफ से और इस तरफ से इसको समान फोर्स के साथ खींचा जाए, इक्वल फोर्स के साथ खींचा जाए, तो ये रस्सी मूव ही नहीं करेगी, है ना। जितनी जोर से इधर खींचा जा रहा है उतनी जोर से इधर भी, तो ये जो है कांस्टेंट, मतलब अपनी रेस्ट की पोजीशन में रहेगी। ये हिलेगी कब, जब या तो ये ज्यादा हो या तो ये ज्यादा हो। मतलब अगर मुझे चेंज करनी है इसकी स्टेट ऑफ मोशन, अगर मुझे इसको चलाना है तो या तो इसको बढ़ाना पड़ेगा या तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब बैलेंस नहीं, अनबैलेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ अनबैलेंस यहाँ पर फोर्स रहना चाहिए, तभी जा करके ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो हम यही कह रहे हैं कि जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा तब तक जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में रहेगा। इस बात को हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ में देखते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बहुत ही सिंपल बात, बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को नहीं छोड़ता है, या फिर आप ये कह लें वो छोड़ना पसंद नहीं करता है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन में है, अगर वो खड़ा है तो वो नहीं चाहेगा कि उसे चलाया जाए, न्यूटन ये बात कहते हैं। और कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है अपनी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो नहीं चाहेगा कि उसको रोका जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसको रोका जाए, हम चाहते हैं कि उसको चलाया जाए, तो हमको उस पर फोर्स लगाना होगा। और वो फोर्स कैसा होना चाहिए भाई, अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। अब ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का कॉन्सेप्ट आप समझेंगे जब आपको फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगा, है ना। फ्रिक्शन की हेल्प से थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और मजेदार बनाते हैं। देखो ये यहाँ पर पंपकिन रखे हुए हैं बहुत सारे, है ना। ये पंपकिन हमने रखे हुए हैं एक जगह पे। अब ये पंपकिन जो है मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब चल फिर नहीं रहे। क्यों नहीं चल रहे, क्यों मूव नहीं कर रहे? क्योंकि इस पर फोर्स नहीं लग रहा है भाई, है ना। तो जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे, ये मूव नहीं करेगा। अब इस पंपकिन की क्या टेंडेंसी है, ये पंपकिन क्या चाह रहा है, मैंने आपको बताया। न्यूटन कह रहे हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट चाहता है कि भाई अगर मैं रेस्ट में हूं तो मुझे रेस्ट में रहने दो, मैं चल रहा हूं तो मुझे चलने दो। तो हर एक ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को ना छोड़े। देखो मैं आपको स्टेट ऑफ मोशन का मतलब समझाता हूं। स्टेट ऑफ मोशन मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, गति की अवस्था। गति की अवस्था, और गति की 2 अवस्थाएं होती हैं। गति की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2 अवस्थाएं होती है भाई। नंबर 1 की बात करें तो वो रेस्ट है, यानी कि विराम की अवस्था। और नंबर 2 की बात करें तो वो भाई मोशन की है, यानी गतिमान अवस्था। बात समझे आप? तो 2 अवस्थाएं होती है किसी ऑब्जेक्ट की गति के हिसाब से। अगर हम
स्टेट ऑफ मोशन की बात करें कोई ऑब्जेक्ट की, तो वो दो स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, दो स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। नंबर 1 रेस्ट की स्टेट में और नंबर 2 मोशन की स्टेट में। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा भाई, अगर वो मूविंग है तो मूविंग रहना चाहेगा। ये बात न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कह रहे हैं। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन, जिस भी स्टेट ऑफ मोशन में, चाहे वो इसमें उसको चेंज वो नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये क्या है, उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये टेंडेंसी होती है, आपके ऊपर, आपके अंदर ये टेंडेंसी है, आपके आसपास जितने ऑब्जेक्ट पड़े हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी है। ठीक है, इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया नाम देते हैं। इस टेंडेंसी को हम क्या नाम देते हैं, इनर्शिया। टेंडेंसी मतलब गुण कह लीजिए। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये गुण होता है जो न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ में कह रहे हैं। बात समझ में आई? हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये गुण होता है जो न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ के अंदर समझा रहे हैं। वो गुण क्या है कि अगर वो ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता रहेगा, वो उसका अपना गुण है। अगर वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा, वो उसका अपना गुण है। तो इस गुण को, इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया नाम देते हैं। इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी टेंडेंसी है रुके रहने की, और अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी टेंडेंसी है चलते रहने की। ये जो टेंडेंसी है ये उसका गुण है, ये उसका स्वभाव है। इसको हम इनर्शिया नाम देते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? इनर्शिया। और इनर्शिया को हम हिंदी में कहते हैं जड़त्व। इनर्शिया को हम हिंदी में कहते हैं जड़त्व। तो हमने यहाँ पर एक बात लिखी है बहुत ही आसान शब्दों में, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स वेलोसिटी वेदर इन मोशन और मोशनलेस। चाहे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो विरोध करेगा, वो उस बात का विरोध करेगा जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर रहे हैं। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को चलाना चाह रहा हूं और वो रुका हुआ है, तो वो जो फोर्स मैं उस पर लगाऊंगा उसका विरोध करेगा, उसको अपोज करेगा, उसको रजिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब वो आसानी से नहीं चलेगा। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता डियर स्टूडेंट्स, आप एक बड़े से ब्लॉक को जब खिसकाते हैं ना, बड़े से आप बक्से को खिसकाते हैं, तो आप उसे एकदम से नहीं खिसका पाते हैं, आप उस पर फोर्स लगाते हैं, वो बक्सा खिसकता नहीं है। क्यों नहीं खिसकता है? इस इनर्शिया के कारण नहीं खिसकता है। क्यों? क्योंकि उस बॉक्स की टेंडेंसी है खड़े रहने की। बात समझ रहे हैं आप? तो वो अपनी टेंडेंसी को फॉलो कर रहे हैं। जब तक कि आप उस बक्से को इतने जोर से ना धक्का मारो कि वो अपनी टेंडेंसी छोड़ दे, तब तक वो चलेगा नहीं, है ना। अब इसका एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल है, जैसे आप लोग सुबह स्कूल के लिए रेडी होते हो, है ना। अब सुबह स्कूल है आपका 8 बजे का, 8 बजे आपको स्कूल में पहुंचना है, और आपने अलार्म लगा रखा है सुबह 6 बजे का। अब 6 बजे से आप 8 बजे तक उठे ही नहीं, आप 6 बज गए आप उठे नहीं, 7 बज गए आप उठे नहीं, है ना। आप अपना इनर्शिया जो है उसको फॉलो कर रहे हो, आप अभी रेस्ट पोजीशन में हो, आप अभी सो रखे हो, तो आप अपनी टेंडेंसी को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अब क्या होता है 7:30 बजे 7:30 पर आप पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है, और वो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? लेट होने का, कि अगर मैं अभी नहीं उठा तो लेट हो जाऊंगा। अब आपके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स ने काम करा, अब आप अपनी जगह से उठ गए, अब आप अपनी रेस्ट पोजीशन से मूविंग पोजीशन में आ गए। कब आए? जब एक अनबैलेंस्ड फोर्स ने काम किया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो साइंस है, हमारी जो फिजिक्स है, उसमें भी होता है। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से फोर्स ना लगे, अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, जब तक आपको मजबूर ना किया जाए, तो आप काम नहीं करते। इसी तरीके से जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना काम करे, तब तक वो मोशन में नहीं आता। आई होप न्यूटन के फर्स्ट लॉ को और इनर्शिया को आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात जो है वो इसी बात को हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनर्शिया को हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये एक आप देख रहे हैं गोल्फ की बॉल हमने इस पोजीशन पर रखी हुई है। गोल्फ जब हम खेलते हैं, आपने देखा होगा गोल्फ खेलते हुए किसी को, तो हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक गोल्फ की बॉल रखी रहती है, इसको बोलते हैं टी। इसको क्या बोलते हैं? टी। टी के ऊपर हमने बॉल रखी है। अब आप जब तक इस बॉल के ऊपर आप गोल्फ स्टिक से मारेंगे नहीं, तब तक ये बॉल चलेगी नहीं, है ना। तो ये गोल्फ स्टिक क्या काम कर रही है? अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि असंतुलित बल को लगाने का काम कर रही है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको ये बात लिखी है कि जब तक इसमें हम कोई फोर्स नहीं लगाते हैं अनबैलेंस्ड वाला, ये गोल्फ की बॉल जो है हमेशा यहाँ पर बैठी रहेगी इसके ऊपर, इस टी के ऊपर। Unless acted upon by an unbalanced force, this golf ball would sit on the tee forever. बात समझ में आ गई? थोड़ा सा आपको एक जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उसका मैं आपको डेली लाइफ सिग्निफिकेंस दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ, और एग्जांपल देखने के लिए हम चलेंगे व्हाइट बोर्ड पर। तो डियर स्टूडेंट्स, एक डेली लाइफ एग्जांपल हमने लिया है एक वाटर बोतल का, है ना।
एक पानी की बोतल है, हमारा डेली लाइफ ऑब्जेक्ट है। अब इसके थ्रू हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया को समझते हैं। आप किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं फिजिक्स में किसी भी बात को समझने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया को समझाने के लिए, यानी पहला नियम जो है न्यूटन का, उसको समझाने के लिए ये पानी की बोतल की हेल्प ली। अब सपोज बात करते हैं, ये पानी की बोतल जो है इस पोजिशन पर है, अपनी जिस जगह पर ये रखी हुई है, ये इसकी इनिशियल पोजिशन है। अब अगर मैं इसको कोई इस पर कोई फोर्स ना लगाऊं, इसको मतलब अगर मैं टच ना करूं, ना ही मैं इसकी जो पोजीशन है उसमें कुछ छेड़छाड़ करना चाह रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये यहाँ से इस पोजीशन तक जाए और मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी? सोच के देखिए, अगर मैं इसे टच नहीं करूंगा तो क्या ऐसा हो जाएगा कि ये बोतल यहाँ से यहाँ मूव करेगी? नहीं, मतलब मैं इस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगने दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं यहां से यहां तक मूव कराऊं, तो मुझे इस पर फोर्स लगाना होगा। लेकिन जब मैं इस पर फोर्स लगाता हूं, ये देखिए मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, मैं इसको अपने थंब से पुश कर रहा हूं, तो ये बोतल खिसक नहीं रही है। देख रहे हैं आप, ये बोतल जो है खिसक नहीं रही है, मैं इसको अपने थंब से पुश कर रहा हूँ। मतलब फोर्स तो लग रहा है ना यहाँ पे, लेकिन फोर्स लगने के बाद भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं, मतलब मूव नहीं कर रहा है, अपनी जो स्टेट ऑफ मोशन है, अपनी गति की अवस्था है, उसको चेंज नहीं कर रहा है। रेस्ट में हम इसको मूव कराना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस पर। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी जो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं वो बैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। न्यूटन ने बोला था कि ये मूव तभी करेगा जब आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे, असंतुलित बल लगाएंगे। ये जो बल मैं इस पर लगा रहा हूं, ये संतुलित बल है। इस बल को, जो घर्षण का बल है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो बैलेंस कर रहा है। ये जो यहाँ नीचे जो इसमें सरफेस को पकड़ा हुआ है ना, वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो जितना बल मैं इसको इस पोजीशन, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, उतना ही बल उधर से इधर को लग रहा है। मतलब ये बोतल मूव नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि फोर्स यहाँ पर बैलेंस हो गए हैं। लेकिन जब मैं इसको थोड़ा और जोर से पुश करने की कोशिश करता हूँ, तो ये बोतल जो है मूव करने लगती है। अभी क्या हुआ? अभी यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स काम करा। मतलब जो फोर्स मैंने लगाया था, वो फोर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि जो बाकी सारे फोर्स हैं वो इसके सामने कम पड़ गए, है ना। कोई एक फोर्स ज्यादा हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, और ये ऑब्जेक्ट आपने देखा रेस्ट पोजीशन से मूव करने लगा, यानी इसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ गया। तो यही बात जो है न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ में करते हैं कि जब अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, आपको किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजीशन, सॉरी उसका आपको स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है, यही बात जो है चलते हुए ऑब्जेक्ट के लिए हो सकती है। ये देखिए, अगर ये चल रहा है, अगर ये बोतल चल रही है और मुझे इसको रोकना है, अगर ये बोतल चल रही है तो मुझे इसको रोकना है, तो इसको रोकने के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। इस बोतल को चलते हुए रोकने के लिए भी मुझे कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ दिखा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। अगर मुझे इस बोतल को रोकना है तो मुझे बस अपना हाथ हटा देना है, अपने आप रुक जाएगी। क्यों रुक रही है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, वो फोर्स है जो इसको रोकने का काम कर रहा है। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको क्या क्या समझाया फर्स्ट लॉ के बेसिस पर। एक दो पॉइंट्स में दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको उसकी मोशन में चेंज करना है, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करना है, तो उसके लिए हमको अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना होता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको इनर्शिया की बात बता देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये कैसे पोजिशन में भी, रेस्ट पोजिशन में है। तो ये रेस्ट में ही रहेगा अनटिल और अनलेस कि मैं इस पर कोई फोर्स ना लगाऊं, इसके साथ कोई छेड़खानी ना करूं। ये इसकी टेंडेंसी हो गई, ये इसका इनर्शिया हो गया। बात समझ गए आप? अगर ये मूव कर रहा है तो इस टाइम इसका इनर्शिया कैसा है? मोशन का इनर्शिया। अभी ये मोशन में है तो ये चाहता है मैं मोशन ही करता रहूं। बात समझ में आई? तो ये चीजें समझाते हैं न्यूटन हमको अपने फर्स्ट लॉ में। और फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा? फर्स्ट लॉ में हमने इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से समझा। साथ ही साथ हमने ये देखा कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये डिफाइन करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। चलिए आगे की बातों को अब हम सीखते समझते हैं, नोट डाउन करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो जल्दी से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट जो है यहां से लिख लेंगे, ठीक है। और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये पॉइंट भी जल्दी से नोट डाउन कर लें। चलिए इनर्शिया को भी डिफाइन कर लेंगे, इनर्शिया को भी डिफाइन कर लेंगे इसमें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि बोतल को अगर मुझे रोकना है तो मुझे अपना हाथ हटाना होता है, सिर्फ बोतल जो है अपने आप ही रुक जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई देन डू वी ऑब्जर्व एवरीडे ऑब्जेक्ट्स इन द मोशन स्लोइंग डाउन एंड बिकमिंग मोशनलेस सीमिंगली विदाउट एन आउटसाइड फोर्स।
ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे देखिए, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच में जब एक बैट्समैन बॉल को जो है ग्राउंड शॉट मारता है और बॉल जो है ग्राउंड पर लुढ़कती हुई जाती है, तो अगर उस बॉल को कोई रोके ना, अगर उस बॉल को रोकने कोई ना आए, तो आप देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद वो बॉल जो है लुढ़कते लुढ़कते उसकी स्पीड स्लो होती है और वो खुद रुक जाती है कुछ टाइम बाद, है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूटन ने तो ये बात बोली थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चाहता है कि मैं चलता ही रहूं, लेकिन यहाँ पर जब ये बॉल थी, जब ये चल रही थी, तो ये चलती ही क्यों नहीं रही, जबकि इसको किसी ने आकर रोका नहीं, है ना। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि एवरीडे ऑब्जेक्ट्स इन मोशन स्लोइंग डाउन, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है एंड देन बिकमिंग मोशनलेस, उसके बाद वो जाकर रुक जाते हैं विदाउट एन आउटसाइड फोर्स, जबकि उसको बाहर से आकर के कोई रोक भी नहीं रहा है, उसको बॉल को आगे से आकर के किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन वो बॉल लुढ़कती खुद ही रुक गई, है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हमको दिखाई नहीं देता है, जो हम फील तभी कर पाते हैं जब हम फोर्स को देख पाए। ये फ्रिक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। जब भी हम कोई फोर्स ऐसा देखते हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं, मतलब एक ऐसा फोर्स हम फील करते हैं जिसको हम देख नहीं पाते और हम अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बोतल का एग्जाम्पल दिया था ना, बोतल को जैसे मैं मूव कर रहा था और जैसे ही छोड़ रहा था वो अपने आप रुक जा रही थी, जैसे मैं उसे छोड़ रहा था वो अपने आप रुक जा रही थी। तो यहाँ पर एक ऐसा फोर्स लग रहा है जिसने कि बोतल को रोकने का काम करा है, वो फोर्स है फ्रिक्शन, जो कि हमको नहीं दिख रहा है। तो फ्रिक्शन वो फोर्स है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट चलता हुआ जो है अपने आप ही रुक जाता है, धीरे धीरे स्लो डाउन होकर रुक जाता है ना। फ्रिक्शन वो फोर्स है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन और इनर्शिया ये दोनों मिल करके समझाते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। अगर आप फ्रिक्शन यानी घर्षण और इनर्शिया यानी जड़त्व को आप समझ गए तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप ये बातें बताने में मैंने आपकी हेल्प कर पाया होगा। जल्दी से फ्रिक्शन को नोट डाउन करेंगे और फिर हम आगे की बातों के ऊपर चलते हैं। जल्दी से नोट डाउन करें। तो नेक्स्ट बात हम करते हैं इसके बाद। देखिए, ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ अनलाइक द फ्रिक्शनलेस स्पेस द मून ट्रेवल्स थ्रू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रिक्शन। मतलब ये बात बताई जा रही है कि जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, फ्रिक्शन से इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब उनका मोशन जो है उनको फ्रिक्शन प्रभावित करता है, घर्षण प्रभावित करता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन हम देख लें उसको फ्रिक्शन जो है अफेक्ट करता है, वो फ्रिक्शन से इन्फ्लुएंस रहते हैं। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। क्या बोला गया बीच में, स्पेस द मून ट्रेवल्स थ्रू, मतलब ये बोला कि जो वो वाली जगह है जहां पर चंद्रमा घूमता है, मतलब कि जो स्पेस है, अर्थ से बाहर की जो जगह है स्पेस, वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता। वहां पर क्या है, फ्रिक्शन नहीं होता। तो इसीलिए आप देखते हैं चंद्रमा जो है वो घूम रहा है तो घूम ही रहा है, मून जो है घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ तो घूम ही रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होता तो मून भी घूमते घूमते क्या उसकी स्पीड स्लो डाउन होती और वो रुक जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या बात बोली जा रही, जो स्पेस है जहाँ चंद्रमा घूम रहे हैं, जहाँ पर और ग्रह घूम रहे हैं, जहाँ पर अदर प्लैनेट्स जो है मूवमेंट कर रहे हैं, वहां पर फ्रिक्शन नहीं है, दैट इज फ्रिक्शनलेस स्पेस। लेकिन अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ के ऊपर हमको फ्रिक्शन देखने को मिलता है। इसीलिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट होती है अर्थ के ऊपर वो फ्रिक्शन से इन्फ्लुएंस्ड रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। इस पॉइंट को आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और आज के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपको बातें बताएगी वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। घर पे एक काम जरूर करें, इसको रिवाइज जरूर करें, इसको समझने की कोशिश जरूर करें, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।